गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और ये आज हमारे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में भी मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 वाली वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किसने की। यानी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किसने किया था। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मोसले ने, ऑप्शन बी दिया है मेंडलीफ ने, ऑप्शन सी दिया है बोरबरी ने और ऑप्शन डी दिया हुआ है जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोसले ने। और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है हेनरी मोसले। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किसने की? तो ये की थी हेनरी मोसले ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कई बार करवाया हुआ है और जब चैप्टर पढ़ाया था तब तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया ही हुआ था। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? Li से मतलब हमारा किससे हो जाएगा? लिथियम से हो जाएगा। लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए विकर्ण संबंध, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाला। वहां पे मैंने आपको एक पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ था। आखिर ये विकर्ण संबंध होता क्या है, एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बता दूं तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के पहले तीन तत्व लिथियम, बेरिलियम तथा बोरॉन, तीसरे आवर्त में अपने से विकर्णता स्थित तत्वों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन के साथ गुणधर्मों में समानता रखते हैं। इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विकर्ण संबंध बना के दिखा देता हूँ, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे द्वितीय आवर्त के तत्व लिख देता हूँ जो कि विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए द्वितीय आवर्त में देखिए किन किन तत्वों के नाम आएंगे? Li यानी लिथियम, इसके अलावा Be यानी बेरिलियम, इसके अलावा आएगा बोरॉन, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन को भी यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन कार्बन यहाँ पे विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे अब तृतीय आवर्त के मैं तत्व यहाँ पे लिख देता हूँ। तो तृतीय आवर्त के तत्व मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सोडियम यानी Na, फिर इसके बाद Mg यानी मैग्नीशियम, फिर इसके बाद आएगा Al यानी एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद आएगा Si यानी सिलिकॉन आएगा। तो देखिए जो Li है ये किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ। ऐसे Li Mg के साथ। अब देखिए बेरिलियम यहाँ पे लिखा है Be, तो बेरिलियम किसके साथ दर्शाता है? एल्यूमिनियम के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे बी से मतलब बोरॉन, और बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? सिलिकॉन के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में Li यानी लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो किसके साथ दर्शाता है?
मैग्नीशियम के साथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैग्नीशियम वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो निम्नलिखित में से Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे विकर्ण संबंध बना के बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आता है लिथियम, ये द्वितीय आवर्त के तत्व सबसे पहले हम लिखेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्वितीय। तो द्वितीय आवर्त में सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिथियम, फिर इसके बाद बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरॉन, और फिर यहाँ पे हम कार्बन को भी लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा तृतीय आवर्त के तत्व को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो तृतीय आवर्त में यहाँ पे सोडियम Na, फिर इसके बाद मैग्नीशियम यानी Mg, फिर इसके बाद Al यानी एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे Si यानी सिलिकॉन, ठीक है। तो देखिए Li का विकर्ण संबंध किसके साथ होता है, Mg के साथ, यानी लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ। फिर इसके बाद Be का विकर्ण संबंध Al के साथ, यानी बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्यूमिनियम के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे बी से मतलब बोरॉन, और बोरॉन का विकर्ण संबंध किसके साथ है, Si यानी सिलिकॉन के साथ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही विकर्ण संबंध होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो Be है यानी बेरिलियम, ये किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो एल्यूमिनियम के साथ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बोरॉन है ये किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो ये सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं। यानी कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और यहाँ पे इनर्ट गैसेस सभी उपस्थित होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और इससे पहले ये क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 5 से 6 बार कराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पी ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें उपस्थित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं, तो ये है पी ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस ये सभी उपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे अरेंज किया गया है, कैसे रखा गया, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन बी दिया है परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन सी दिया है अणुभार के वृद्धि क्रम में, और ऑप्शन डी दिया है वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। सो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आधुनिक आवर्त नियम ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था और आप लोगों ने क्लास 9th एंड 10th में भी जरूर पढ़ा होगा। आधुनिक आवर्त नियम होता क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में।
अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो पूछा गया यहाँ पे कि हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार निम्नलिखित में से है, यानी आपको यहाँ पे हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार बताना है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ये वाला जो आपका रिलेशन लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही वाला रिलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन, फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आयोडीन। एफ से मतलब फ्लोरीन से हो जाएगा, सीएल से मतलब क्लोरीन, बीआर से मतलब ब्रोमीन और आई से मतलब आयोडीन से हो जाएगा। तो यही जो क्रियाशीलता का प्रकार है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी वाला, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। ऑप्शन ए दिया है एक अक्रिय गैस होगा, ऑप्शन बी दिया है एक क्षारीय धातु होगा, ऑप्शन सी दिया है एक हैलोजन होगा, या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दिया है इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे। देखिए ये 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 12 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। अब एटॉमिक नंबर 17 ये किसका होता है? तो आप बोलेंगे कि ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। क्लोरीन को हम शॉर्ट में Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है? तो ये एक हैलोजन होता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हैलोजन के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था, और अभी ऊपर ही हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। हमें यहाँ पे हैलोजन की क्रियाशीलता का प्रकार बताना था। क्या करेक्ट हुआ था? ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए क्लोरीन क्या होता है? ये हैलोजन होता है। तो यहीं पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कि निम्नलिखित में से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 2, 2, 4, अब 4 में 6 को ऐड करेंगे 10, 10 में 2 12 और 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हमें मिलेगा। तो एटॉमिक नंबर 17 ये किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन क्या होता है? ये एक हैलोजन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों का टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया है कि दोनों तत्व क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका दिया है कि दोनों तत्व H2 के साथ क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी दिया है दोनों तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। या फिर ऑप्शन डी दिया है कि दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कार्बन की। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा 2p2। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2, 2p2, 2 और 2 मिलके 4,
तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर इसके बाद 3s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, फिर इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 3p2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद दूसरे में देखिए 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 और 3p2 2 और 2 मिलके 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 4 है, और सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 4 है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कार्बन में भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन में भी यहाँ पे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही तो होगा कि दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कार्बन के भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है, तो कारण है कि दोनों तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है, सेम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हीलियम के अतिरिक्त यानी हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय तत्वों, या फिर आपको यहाँ पे अक्रिय गैसों भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो अक्रिय तत्वों या फिर अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 2 होती है, 8, 6 या फिर 1। तो कितनी होती है, 8 होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीलियम ये भी आपकी अक्रिय गैस होती है। हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें 1s2 मिलेगा। इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 ही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1s2 है ना, तो 2 ही है। तो देखिए हीलियम के अतिरिक्त जो जितने भी आपके अक्रिय तत्व आते हैं या फिर अक्रिय गैसें आती हैं, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, लेकिन हीलियम में 2 ही होती है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ। हीलियम के अलावा आपकी अक्रिय गैस कौन सी होती है, या फिर अक्रिय तत्व आप बोल सकते हैं नियॉन। नियॉन को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है। अगर मैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 1s2 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6 आएगा। क्या आएगा, 2p6 आएगा। जर्नल फॉर्म में लिखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 और 2p6 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे नियॉन जो कि अक्रिय तत्व या फिर आप बोल सकते हैं अक्रिय गैस होती है, इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख लीजिए कितनी है, 8 ही तो है, 8 हो गई ना। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ऑर्गन का भी चेक करके दिखा देता हूं। तो ऑर्गन में यहां पे लिख देता हूं, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद आएगा 3s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 और 2 12, फिर इसके बाद आएगा 3p6 यानी 18 हो गया ना। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, फिर तीसरे में 3s2 3p6 2 और 6 मिलके 8। अब देखिए ऑर्गन भी अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस होती है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 8 ही तो है। नियॉन में भी 8 ही थी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन हीलियम में 2 ही होता है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों या फिर अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हीलियम में 8 नहीं, हीलियम में 2 होती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो हीलियम को छोड़कर यानी हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों या फिर अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जबकि हीलियम में 2 होती है। ये एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,18,7 है, तो यह आवर्त सारणी में होगा फर्स्ट वर्ग में, सेवंथ वर्ग में, सेकंड वर्ग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है 2,8,18,7 दिया हुआ है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, इसको अगर हम ऐड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर ये किस एलिमेंट का है। तो देखिए 2 में 8 को ऐड करेंगे 10, 10 और प्लस 18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28, और 28 में 7 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा 35। ये किसका होता है, ये होता है ब्रोमीन का, जिसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन का ही तो एटॉमिक नंबर 35 होता है। अब हमसे यहाँ पे ये पूछा गया तो यह आवर्त सारणी में होगा, वर्ग ही पूछा गया क्योंकि ऑप्शन में हमें वर्ग ही दिया है। तो वर्ग को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये किस वर्ग का हो जाएगा, 7वें वर्ग का हो जाएगा। और 7 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 7वें वर्ग हो जाएगा। कहाँ पे दिया है 7वें वर्ग, ये आपका ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग के अलावा अगर आपसे आवर्त पूछ लिया जाए तो आवर्त आप क्या बताएंगे। तो आवर्त पूछा जाएगा, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे कोशों की संख्या काउंट कर लेनी है, गिन लेनी है। तो पहला कोश ये, दूसरा कोश ये, तीसरा कोश ये, और चौथा और अंतिम कोश ये। तो कोशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। कोशों की संख्या 4 है, इसलिए ये किस आवर्त में उपस्थित होगा, चौथे आवर्त में। और 4 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर मैंने लिख दिया। तो आवर्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी चौथा आवर्त। और वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7th यानी 7वां। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व कौन सा है। देखिए प्रारूपिक तत्व को हम प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व कौन सा है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रारूपी तत्व कौन सा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए सोडियम यानी Na, ऑप्शन बी पोटेशियम यानी K, फिर इसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पे स्कैंडियम दिया हुआ है Sc, और ऑप्शन डी आपका हीलियम यानी He दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रारूपिक तत्व ये होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व, ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी में यानी पेरियोडिक टेबल में तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व या फिर प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। यानी जो तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वही आपके प्रारूपिक या फिर प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। तो चारों ऑप्शंस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जो सोडियम है यही आपका तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। तो सोडियम ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से प्रारूपिक या फिर प्रारूपी तत्व कौन सा है, तो ये आपका है सोडियम, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम दिया है। क्या पोटेशियम ये तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है, नहीं उपस्थित होता है। पोटेशियम ये चौथे आवर्त में उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे स्कैंडियम दिया है, स्कैंडियम भी चौथे आवर्त में उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पे हीलियम की, तो हीलियम तो आपका पहले ही आवर्त में उपस्थित होता है, ये आप सबको पता होगा। और बचा यहाँ पे सोडियम, जो सोडियम है ये तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में यानी पेरियोडिक टेबल में
तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक या फिर प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, चैप्टर पढ़ाया था वहां पे डिटेल में बताया हुआ था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है यानी 0 होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑर्गन। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑर्गन यानी ऑप्शन डी। ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी अक्रिय गैसें होती, ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इन सब की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट गैसें या फिर अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और इसके अलावा भी जो आपकी अक्रिय गैसें आती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो 0 होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी 0 होती है, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि अक्रिय गैस वाला दिया है? तो ये आपका है ऑर्गन, ध्यान रखिएगा। अब ऑर्गन की जगह आपको यहाँ पे नियॉन यानी Na लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको हीलियम लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर कोई और अक्रिय गैस लिखी हुई मिल सकती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्कृष्ट गैसें या फिर जिसे आप अक्रिय गैसें बोलते हैं, नोबल गैसें बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है? तो यहाँ पे अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, तो इसी की हो जाएगी 0। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको करीब 5 से 6 बार कराया हुआ है। जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे डिटेल में आपको बताया हुआ था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। केवल हम यहाँ पे जो तत्व लिखे हुए हैं इनको हम यहाँ पे ले लेंगे इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे Na लिखा हुआ है, तो मैं Na को ले लेता हूँ, ये आपका दिया है। फिर इसके बाद Cl2 लिखा है, Cl2 को ले लूंगा। देखिए अभी जो 2O लिखा है इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे O7 लिखा है, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, केवल हम यहाँ पे तत्व को लेंगे। ठीक है, तो Cl को लेंगे, केवल यहाँ पे Cl2 नहीं Cl को लेंगे। ठीक है, NaCl को ले लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे Mg को लेंगे यानी मैग्नीशियम को। फिर इसके बाद हम यहाँ पे C को, केवल कार्बन को लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको हम अरेंज कर लेते हैं जैसे ये पेरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। तो पेरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ पे इन चारों एलिमेंट्स में से सबसे पहले कौन सा आपका आता है? तो C आता है यानी कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर कार्बन के बाद आपका क्या आएगा? सोडियम यानी Na आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। देखिए हम यहाँ पे इसको अरेंज कर रहे हैं। देखिए पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले कार्बन आपका होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा? आपका सोडियम आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 इसका होता है। फिर सोडियम के बाद आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। देखिए ये लाइन से तत्व तो आपके नहीं लिखे हुए थे, हमने यहाँ पे अरेंज किया। देखिए पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले कार्बन, फिर इसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्लोरीन आता है। एटॉमिक नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, एटॉमिक नंबर 6, 11, 12 एंड 17। अब देखिए हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में मतलब ऐसे आपको चलना है, यहां से ऐसे यहां तक। ठीक है,
तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। अब देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, सी से लेकर हम Cl तक जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। तो जो यहाँ पे सबसे राइट में उपस्थित है क्लोरीन, इसी का तो अम्लीय गुण यहाँ पे सर्वाधिक होगा। कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा? क्लोरीन वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तो कार्बन वाला होगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Cl के साथ में क्या था? Cl2O7 था। तो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या बताया कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में यानी ऐसे यहाँ पे जो एरो मैंने यहाँ पे बनाया है, लेफ्ट से राइट जाने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है। अब देखिए सबसे राइट में यहाँ पे आपका क्या है? क्लोरीन है ना, तो यही तो यहाँ पे सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। और जो सबसे लेफ्ट में होगा वो सबसे कम अम्लीय होगा। देखिए कार्बन यहाँ पे सबसे कम अम्लीय है, फिर उसके बाद सोडियम उससे थोड़ा ज़्यादा, Mg और थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे अम्लीय है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन के साथ यानी Cl के साथ क्या था? Cl2O7, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कल जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं, ये मैंने लिखा हुआ था। और मैंने आपको आंसर में क्या बताया हुआ था? आंसर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि लैंथेनाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में अगर आप अरिहंत की बुक में चेक करेंगे, आप इस चैप्टर में जाइए जो आपका चैप्टर दिया है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। इस चैप्टर में जब आप जाएंगे, चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। वहां पे आप जाएंगे, चैप्टर के थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे तो बुक में आपके दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर 50 से लेके 50 से लेकर के 71 तक के तत्व जो हैं वो लैंथेनाइट कहलाते हैं। आज ही अपनी अरिहंत की बुक में चेक कर लीजिएगा, ये आपका यही लिखा हुआ है कि 50 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और जबकि होता क्या है? 57 से 71 तक होता है। ठीक है, 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं, ये सही होना चाहिए। और इसके अलावा एक और भी होता है, कहीं कहीं आपको 58 से 71 तक लिखा हुआ मिल सकता है, यानी इतना अंतर आएगा। मैं आपको बता दूं, आपको 50 से 71 ये तो आपकी बुक में ही लिखा गया है, आप अरिहंत की बुक में चेक कर लीजिएगा। 50 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट आपको बताए गए हैं, आप बुक में चेक कर लीजिएगा अरिहंत के, या फिर अदर बुक होगी उसमें भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। फिर देखिए यहाँ पे इसके अलावा 57 से 71 तक, ठीक है, ये होना चाहिए। 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं, ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। और कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक, ये भी आपके लैंथेनाइट कहलाते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? देखिए अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा, देखिए तीनों ही आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन जो 57 से 71 वाला है ये ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको 58 से भी 71 लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। तो तीनों तरीके से आपको याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों तरीके से 50 से 71 जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपकी बुक में लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 57 से 71 ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और 58 से 71 ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तीन तरीके से। तो तीनों तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 57 से 71 लिखा हुआ है, आपको 50 से 71 लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर 58 से 71 लिखा हुआ मिल सकता है। तो तीन तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों तरीके से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अरिहंत की बुक है चेक कर लीजिएगा, 50 से 71 उसमें साफ साफ थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेंथेनाइट तो कहलाते ही है यहाँ पे, तो 50 से 71 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, 58 से 71 लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर 57 से 71 लिखा हुआ मिल सकता है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो करेक्ट होता है वो 57 से 71, ये ज़्यादा सही माना जाता है। लेकिन तीनों तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो क्या किया जा सकता है, जैसे आपका ऑप्शन होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ऑप्शन आपके साथ में नहीं रहेंगे कि तो ये वाला रहेगा 50 से 71, या फिर 57 से 71, या फिर 58 से 71, तीनों साथ में नहीं रहेगा। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा तीनों याद कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यही क्वेश्चन मुझे आपको बताना था। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।